नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना शुरू करने के पहले आज एक मेल सुबह मुझे मिला। आईडी थी चाइल्ड आर्टिस्ट वागीशा पंत। इन्होंने आज के एक अखबार की कटिंग मुझे मेल की। ये कटिंग संबंधित थी मनीष गुप्ता हत्याकांड से, जो कानपुर के व्यवसायी थे और गोरखपुर के एक होटल में जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी हत्या हुई थी। कल सीबीआई ने अपनी चार्जशीट सीबीआई न्यायालय लखनऊ में सबमिट की। इससे संबंधित ये अखबार की कटिंग थी, फ्रंट पेज पे निकली हुई एक खबर थी। पहले मैं आपको उस घटना के बारे में बता दूं, क्योंकि ये सवेरे सवेरे मैंने भी सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर इस खबर को देखा था। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा इस आईडी पर जो भी हैं चाइल्ड आर्टिस्ट वागीशा पंत, जिन्होंने मुझे ये ध्यान दिलाया, मुझे याद दिलाया कि मैंने जो कुछ उस एपिसोड में बताया था, चार्जशीट में वही सारी बातें लिखी हुई हैं। गोरखपुर के एक होटल में, कृष्णा पैलेस होटल में, कानपुर के व्यापारी श्री मनीष गुप्ता 27 सितंबर 2021 को जाकर रुके थे। रात में कुछ पुलिस वाले उनके पास आए, कुछ पूछताछ की, उन्हें मारा पीटा और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें घसीट के लिफ्ट तक ले गए, जो सीसीटीवी में था। लिफ्ट से नीचे ले आए, गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में उनको लाद के हॉस्पिटल में फेंक आए, जहां वो ब्रॉड डेड यानी मृत अवस्था में लाए गए थे। 29 दिसंबर को श्री मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने एफआईआर की। मैंने अपने पार्ट 319 में, जो 2 अक्टूबर को प्रसारित किया था, 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया था, उसमें इस पूरी घटना का जिक्र किया था। मैं उसका ब्रीफ बता रहा था। तो उन्होंने जो एफआईआर कराई, वो थाने के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, जिनका नाम जेएन सिंह है, दरोगा अक्षय मिश्रा, दरोगा राहुल दुबे, दरोगा विजय यादव, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार, इन 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की एफआईआर दर्ज कराई गई। 2 अक्टूबर को, जिस दिन मैंने ये अपलोड किया था, बताया था कि आज एसआईटी का गठन किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की स्टेट गवर्नमेंट ने किया कि साहब इसकी, क्योंकि इतना हल्ला हुआ, पुलिस की इस जाति का इतना प्रचार हुआ, इतना ट्वीट हुआ, इतना रीट्वीट हुआ, फेसबुक और यूट्यूब पर भरा पड़ा हुआ था पुलिस की जाति का ये अपराध। तो 2 अक्टूबर को राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की, जिस दिन मैंने इसको अपलोड किया था। उसके बाद ये सीबीआई की जांच के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया और 2 नवंबर 2021 को सीबीआई ने इस मामले में अपनी एफआईआर दर्ज की। जांच शुरू की। विवेचना करीब 65 दिन तक चली। सभी आरोपितों सहित 30 लोगों के बयान लिए गए और इन सभी अभियुक्तों को, जो इस समय सारे के सारे जेल में हैं, हत्या करने और हत्या से संबंधित साक्ष्य को मिटाने के अपराध का दोषी पाया और चार्जशीट उन्होंने लखनऊ में सीबीआई न्यायालय में कल सबमिट कर ली। ये उस अखबार की कटिंग से है और आज के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे है। मैंने भी एक अखबार की कटिंग रखी है, आज मैं इसको कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा। मैं किस्सा गोई परिवार के उन लोगों का धन्यवाद दूंगा जिनके विशेष अनुरोध पर, आप देखिएगा उस दिन 2 अक्टूबर के पहले के सारे जितने 3-4 एपिसोड मैंने किए हैं, उन सब में 2 या 2 से अधिक लोगों ने ये अनुरोध किया था कि साहब इसके बारे में भी आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताइए कि क्या हुआ होगा। ये पहली घटना थी किस्सा गोई में जो न तो मेरे सीधे सुपरविज़न में थी, न मेरे जानकारी में थी। मैंने उस एपिसोड में ये बताया है कि मेरी किसी से बात नहीं हुई, मैं कभी घटनास्थल देखने नहीं गया। मुझे घटना के बारे में जो भी जानकारी है वो नेट पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या अखबारों में जो लिखा है उससे हुई है। लेकिन उस एपिसोड में मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया था कि क्या हुआ होगा
क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए होंगे, पुलिस होटल के कमरे में क्यों गई होगी, पुलिस ने क्या क्या एविडेंस मिटाए होंगे। सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्राइम सीन को रिक्रिएट जरूर करेगी, सीन ऑफ सीक्वेंस को रिक्रिएट जरूर करेगी। सिर पर लगी चोट किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे आई होगी, मैंने एक एक परिस्थिति का जिक्र उस एपिसोड में किया था, एपिसोड 319 में। फिर उसके बाद कंक्लूजन में मैंने सिलसिलेवार बताया था कि कैसे हुआ होगा, कैसे इसकी हत्या हुई होगी, और अंत में ये भी कंक्लूड किया था कि यह हत्या है, पैसे के लालच में की गई हत्या, और इस हत्या के दोषी वो सभी पुलिस वाले हैं जो उस दिन होटल के उस कमरे में मौजूद थे। मुझे आज सुबह जब मैंने अखबारों को देखा तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे कि जितना मैंने उस अपने एक्सपीरियंस से उस एपिसोड में बताया था, लगभग सारी बातें 90% वही बातें सीबीआई की चार्जशीट में अंकित हैं। मैं किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों का और जो लोग भी इसे सुनते हैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर मुझे अपनी राय बताने का बार बार आग्रह किया, जिसके लिए मैं फिर बाध्य होकर हमने भी अपनी टिप्पणी, अपनी एनालिसिस या अपने विचार जो इस घटना के बारे में थे वो बताए थे, वो भी 2 अक्टूबर को, जबकि सीबीआई ने इसकी जांच 3 नवंबर को शुरू की थी। कमोबेश पूरी वही घटना, वही सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वही ऑब्जर्वेशन, वही रिजल्ट और वही अपराधी सीबीआई की चार्जशीट में अंकित किए गए हैं जो मैंने 1 महीने पहले बताया था। पर मनीष को मिलने वाला न्याय तब तक अधूरा होगा जब तक इन हत्यारों को सजा नहीं होती। उस दिन मुझे ध्यान है, आप भी देखिएगा, टिप्पणी में किसी ने कहा था कि सर आप कैसे पुलिस वाले हैं, आप अपने पुलिस वालों को ही दोषी बता रहे हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सच का साथ दिया था, जो सच था, जो मेरे एक्सपीरियंस में सच आ रहा था, मैंने उसी का जिक्र वहाँ किया था। ट्रायल अगर उत्तर प्रदेश में होगा तो इसके प्रभावित होने की संभावना प्रबल है। हालांकि किसी किसी अखबार में ये भी दिया है कि सीबीआई इसका ट्रायल उत्तर प्रदेश के बाहर किसी सीबीआई न्यायालय में कराने का विचार कर रही है, और मैं भी हृदय से चाहता हूँ कि यह ट्रायल उत्तर प्रदेश के बाहर सीबीआई के किसी अन्य न्यायालय में हो, ताकि उस खुददार मनीष गुप्ता को न्याय मिल सके। मैं एक बार फिर से अपने उन किस्सा गोई परिवार के उत्साही सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, जिन्होंने मुझे इस घटना पर बोलने के लिए प्रेरित किया था। आज इसी से और उत्साहित होकर पिछले 3 दिन से मेरे एपिसोड्स पे जो कमेंट आ रहे हैं उसमें हमारे परिवार के जो बहुत रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने ये अनुरोध किया है कि पंजाब में प्रधानमंत्री जी के काफिले को जिस तरह से रोका गया था उसमें सुरक्षा कारण क्या थे और किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाती है, इसके बारे में ज़रूर आप अपनी टिप्पणी दें। एक ने तो बिल्कुल सटीक बात भी लिखी है कि आप सुरक्षा में डीआईजी तैनात थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सुरक्षा सिक्योरिटीज़ का विभाग है, प्रमोशन होने से पहले मैं उसी में, यानी मेरठ से मैं उसी में गया था, उसका मैंने कभी जिक्र किया होगा, वो उन्हें याद था। उन्होंने कहा कि आप सुरक्षा में रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था आपने सुरक्षा में रहते हुए भी 2 बार देखी है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप हम किस्सा गोई परिवार के लोगों को इस बारे में बताएं कि वो क्या हुआ था और क्यों हुआ था, क्या इसके परिणाम हो सकते थे, किससे गलती हुई है, किसकी चूक है। इसलिए मैंने भी सोचा कि हाँ ये बात बतानी चाहिए, लेकिन इसमें इतनी राजनीति घुस गई, इतना राजनीतिक डिस्कशन इसमें होने लगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तरह से इस तरह की बातें करने लगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कि मेरा मन कभी इस पचड़े में पड़ने का, मैं कभी इस पचड़े में नहीं पड़ा हूँ, राजनीतिक विश्लेषण के पचड़े में मैं कभी आज तक नहीं पड़ा हूँ। न मैंने इतने 390 एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं किसी राजनीतिक कमेंट, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक लोग या इस तरह के किसी चक्कर में मैं पड़ा नहीं हूँ, सिवा माननीय श्री कल्याण सिंह जी के, जिन्होंने एसटीएफ की स्थापना की थी। मैंने कभी किसी का जिक्र भी नहीं किया, ना इस चक्कर में पड़ता हूँ। तो एक बार तो मन हुआ कि इस राजनीति के पचड़े में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर
और उसमें हुई इस गंभीर घटना पर मुझे जरूर बोलना चाहिए। मैं इतनी लंबी सेवा के बाद और सैकड़ों बार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का इंचार्ज होने के बाद, जब मैं लखनऊ में एसपी सिटी था, उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वो लगभग महीने में एक बार या दो बार या छोटे मोटे किसी कार्यक्रम में अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आते थे। मैं हमेशा उनके इस पीएम विजिट, जिसे कहते हैं पीएम विजिट का नोडल अफसर रहा। बख्शी साहब मेरे एसएसपी थे और उन्होंने पास जारी करने से लेकर सभी ड्यूटियां लगाने और सभी लाइजनिंग करने का सारा काम मुझे लिखा पढ़ी में दे रखा था और उस दायित्व का निर्वहन करते समय मैंने लगभग 31 बार पीएम की विजिट कराई है। इसलिए मेरा भी ये गुरुतर दायित्व है कि मैं इस घटना के बारे में जरूर आपको अवगत कराऊं। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि कल संडे को, रविवार को शाम को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। बहुत दिन हो गया लाइव आए हुए। बहुत से लोगों ने इस बीच में टिप्पणी की, साहब आप लाइव कब आएंगे। ये बात सही है कि इस बीच में बहुत ढेर सारे व्यतिक्रम हो गए। मेरा रीअपॉइंटमेंट हुआ, बार बार उसके सरकारी काम से मुझे जाना पड़ा, बीच में शादियां बहुत पड़ी, तो ये बहुत डिस्टर्बेंसेस की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। लेकिन कल मैं इस विषय को लेकर आपके सामने लाइव होऊंगा, क्योंकि मेरा भी मन है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बार फिर से रूबरू बात की जाए। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आपके मन में जितनी पुराने प्रश्न हैं, आपने जो प्रश्न अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1.5-2 महीनों में कमेंट्स के रूप में पूछे हैं, आप सब ले आइए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जो जो प्रश्न आप पूछेंगे, जो मेरी सामर्थ्य होगी या मेरे विज़न में उसका जो जवाब आएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको आपका जवाब मिल सके। अब आज का वाकया है 25 जुलाई 2001 का। आजमगढ़ के एक बड़े व्यवसायी हैं जिनका नाम है रिजवान जहीर। उन्होंने एसएसपी लखनऊ को फ़ोन किया। पहले उन्होंने एसएसपी आजमगढ़ के यहाँ जाके अपनी पूरी बात बताई। एसएसपी आजमगढ़ ने कहा कि मैं नया आया हूँ, ये घटना पुरानी लगती है, मेरी पूरी बात संज्ञान में नहीं है। मैं एसएसपी लखनऊ को फ़ोन मिलाकर उनसे अनुरोध करूँगा कि आपकी बात वो पूरी सुन लें और उसी हिसाब से कार्रवाई करें, क्योंकि आपकी समस्या का जो संबंध है, आपकी समस्या वो संबंधित है लखनऊ से। ऐसा कह के उन्होंने एसएसपी लखनऊ को मिला लिया। एसएसपी लखनऊ श्री बीबी बख्शी थे। लाइन पर रिजवान जहीर आ गए। रिजवान जहीर ने एसएसपी लखनऊ बीबी बख्शी साहब को बताया कि उनका बेटा अकील जहीर, उसका साल भर पहले लखनऊ में अपहरण हो गया था। हमने इसकी एफआईआर थाना अमीनाबाद में लिखा दी थी। एफआईआर लिखाने के थोड़े दिन बाद ही, 3-4 दिन बाद ही मेरे पास थाना अमीनाबाद से फ़ोन आया था कि मानक नगर में एक लाश मिली है, ऐसा लगता है कि वो अकील की है, आप लोग फ़ौरन आ जाइए। मैं पूरे परिवार के साथ दौड़कर लखनऊ पहुंचा। मानक नगर में एक लाश कम से कम 7-8 दिन पुरानी वो मिली थी। लोगों ने पहचान के उसकी कद काठी से ये बताया कि शायद ये अकील जहीर ही है। हम लोग, वो लाश इतनी सड़ी गली या इतनी दुर्गंधयुक्त थी कि उसको आजमगढ़ ले जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं पास के कब्रिस्तान में रीति रिवाज के साथ उसे दफना दिया गया। लेकिन कल नहीं, उसने जिस दिन फ़ोन किया था, उसने कहा आज सुबह मेरे पास मेरे बेटे अकील जहीर का फ़ोन आया। पहले हम लोगों को यकीन नहीं हुआ कि जिसको मैं दफना आया हूँ वो कैसे मुझे फ़ोन कर सकता है। उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि कल मैं 11 बजे की फ़्लाइट से मुंबई से आ रहा हूँ। मैं मरा कतई नहीं हूँ, मेरा अपहरण हो गया था, इसलिए मैं साल भर से आप लोगों से कोई संपर्क नहीं कर पाया। उसने आगे ये भी बताया कि जो मेरे अपहरण करने वाले हैं वो भी फ्लाइट से ही आ रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि मैं आपसे ये बता दूं कि 10 लाख रुपए लेकर आप एयरपोर्ट पर मिलिएगा। हमारे गैंग के लोग एयरपोर्ट पर आएंगे हमें रिसीव करने के लिए। अकील जहीर ने कहा कि मैं इशारा करूंगा, आप जिस आदमी के लिए, उसको 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इन्होंने वापसी का भी टिकट करा रखा है, हमें फिर वापस ये मुंबई लेते आएंगे, मैं इनके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर पुलिस को किसी भी तरह से खबर हुई या पुलिस वहां कहीं दिखाई भी पड़ी तो वो हमको गोली मार देंगे।
एसएसपी बीबी बख्शी ने कहा कि आप कंफर्म हैं कि वो आप ही का लड़का था, कोई दूसरा तो नहीं? जब आप कह रहे हैं कि आपने उसको दफना दिया था तो वो कैसे बात कर रहा था? रिजवान जहीर ने कहा कि साहब मैंने बात की, मेरी पत्नी ने बात की, मेरे छोटे बेटे ने बात की, हम लोगों ने उससे संबंधित और परिवार से संबंधित बहुत छोटी छोटी बातें जो परिवार के सिवा कोई और नहीं जानता है वो उससे पूछा, लेकिन उसने एक एक का सही जवाब दिया। तो हम लोगों को तो यही लग रहा है कि वो हमारा बेटा अकील जहीर ही है। बख्शी साहब ने कहा कि रिजवान साहब आप चले आइए लखनऊ। आप जब लखनऊ आ जाएंगे तो हम फ्लाइट को भी सिक्योर कर लेंगे, फ्लाइट से निकलने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग कर लेंगे, हर एक की सुरक्षा जांच कर लेंगे, आपके बेटे की भी सुरक्षा जांच कर लेंगे, बाहर जो लोग मिलने आए हैं हम उनकी भी चेकिंग करा लेंगे। आप इससे बेफिक्र रहिए, लेकिन आप चले आइए, मौके पर आपका होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपके बेटे ने जो कहानी बताई है वो बिल्कुल फिल्मी है, उसका प्रैक्टिकल से कोई, उसका ज़मीन से, उसका धरातल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि रैंसम लेने के लिए किडनैपी को कोई साथ ले आए, वो भी एक ही फ्लाइट में। वो या तो दूसरी जगह रखता है, रैंसम लेने के बाद खबर कर देता है कि फलां जगह जाओ अपने बेटे को ले आओ, या फिर जहां वो रैंसम ले रहा है वहां से थोड़ी दूर पर रखता है कि आपको रैंसम, उस किडनैपर को रैंसम मिला, फिर इशारा हुआ आप जाके अपने बच्चे को ले आइए। दूसरी बात यह है कि रैंसम लेने वाला कि ये बता के कि वो रैंसम लेने फ्लाइट से आ रहा है, ये बिल्कुल असंभव है। एयरपोर्ट में घुसने से और एयरपोर्ट पर निकलते तक 20 जगह सिक्योरिटी चेक होगा, कई जगह सीसीटीवी में उसकी फ़ोटो रिकॉर्ड होगी। ऐसा रिस्क कोई बहुत बड़ा किडनैपर ही ले सकता है, और हमें लगता नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा किडनैपर होगा। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाला किडनैपर बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आर्म्स लेकर सिक्योरिटी चेकअप से भीतर फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर सकता, और जब यहाँ उतरेगा और वो जानता है कि उसके पास कोई आर्म्स नहीं है और साथ में किडनैपी है, किडनैपी को भी अंदाज होगा कि आर्म्स लेके नहीं आए हैं, वो अगर कहीं भी हल्ला कर देगा तो भागने का भी कोई रास्ता नहीं होगा, ये सभी पकड़ जाएंगे। इसलिए किडनैपर्स ऐसी गलती नहीं कर सकते। खैर आप आइए, हम व्यवस्था करेंगे। पहले ये देखिए कि वो आपका लड़का ही है कि नहीं है, और दूसरा वो आता भी है कि नहीं है, नहीं आता है। रिजवान तुरंत भागकर लखनऊ आ गए। अमौसी एयरपोर्ट सरोजनी नगर थाने में पड़ता है। मैं उस समय एसपी सिटी पूर्वी था। सरोजनी नगर थाना मेरे ही जुरिस्डिक्शन में था। एसएसपी साहब ने, बख्शी साहब ने सवेरे ही बता दिया कि थोड़ा सा टिकलिश मामला है, एक रिजवान साहब आएंगे, इनको मैंने बता दिया है कि वो एयरपोर्ट चौकी पर आपको मिलेंगे, आप वहाँ पर जाइए। समस्या उनकी ये है कि उनका लड़का साल भर से गायब है, और ये भी कि वो अपने लड़के का वो कफन दफन कर चुके हैं, फिर भी उनका कहना है कि वो जिंदा है, आ रहा है, किडनैप हो चुका था, किडनैपर भी साथ में आ रहे हैं, और उनको 10 लाख रुपए देना है, नहीं तो बच्चे को गोली मार देंगे। मुझे भी हंसी आई ये सुन के। उन्होंने कहा आप जाइए, थोड़ी फोर्स और ले लीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिए, कहीं अगर बात इतना कहने के बाद भी सही निकल गई तो पुलिस की बदनामी होगी। मैं आसपास के 2-3 थानाध्यक्षों को और थोड़ी सी पीएसी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। रिजवान अपने परिवार के कई लोगों के साथ चौकी पर मौजूद थे। मैंने स्टेशन इंचार्ज, एयरपोर्ट स्टेशन इंचार्ज श्री माथुर से को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, हमें एक एक आदमी को चेक करना है, हर आदमी की वीडियोग्राफी करनी है, और इनके पास असलहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा साहब असलहे का तो कोई सवाल ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं कि कोई असलहा लेके बोर्ड किया हो। नॉर्मल पैसेंजर असलहा लेके बोर्ड नहीं कर सकता, और अगर बोर्ड करेगा तो उसको जो खुराफात करनी होगी वो मिड एयर में करेगा, वो एयर उस पर जहाज़ के भीतर ही करेगा। वो बाहर आने के लिए असलहा लेकर नहीं आएगा, और अगर लेकर आना भी चाहेगा तो सामान में रखेगा, और एक्सरे चेकिंग में उसका भी पता लग जाता है। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए, हम आने वाले एक एक आदमी की प्रॉपर स्क्रीनिंग करा देंगे। वैसे भी नॉर्मल कोर्स में स्क्रीनिंग होती है, लेकिन वो जाने वालों की होती है, हम आने वालों की करा देंगे। सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे वहाँ वेटिंग लाउंज में, और एक एक करके बहुत जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग और वीडियोग्राफी करा के तब उन्हें बाहर करेंगे। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए।
फिर मैंने बाहर जो लोग रिसीव करने आएंगे उनकी भी चेकिंग के लिए, उन पे नज़र रखने के लिए दो थानाध्यक्षों की एक टीम भी लगा दी कि आप उन पे नज़र रखिएगा कि कौन लपक कर मिल रहा है, कौन सबसे आगे आगे है, किसी ने तख्ती तो नहीं लगा रखी है उसके नाम की। तो ये सब देखने के लिए भी एक आदमी की छोटी छोटी बातों पर निगाह रखें, और अगर कोई मिलने वाला आया है तो उससे बात कर लें। 11:30 बजे मुंबई वाली फ्लाइट लैंड कर गई। एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ, 2 कंपनी पीएसी, मेरे साथ आई हुई फोर्स, सब सतर्क हो गए। रिजवान को लेकर मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी के साथ टरमैक पर मौजूद था कि सीढ़ी से उतरते समय ही देख लें उसको, उसके आगे पीछे कौन है उसको देख लें, फिर उन्हें एक अलग बस में वहाँ से अराइवल वाले सेक्शन तक ले आवें। थोड़ी देर में अकील ज़हीर एक बैग लटकाए हुए सीढ़ी से बाहर उतरते हुए दिख गया। रिजवान ने कहा कि साहब मेरा ही बेटा है, वो सामने उतर रहा है। वो जैसे ही नीचे उतरा मैंने उसको अलग किया। रिजवान से कहा वेट करिएगा। मेरे साथ सादे में सिपाही भी थे। उसको लेकर मैं एयर इंडिया की बस जो एयरक्राफ्ट से उसको एयरपोर्ट तक ले जाती, उसके भीतर ले गया। मैंने कान में कहा कि पहचानो इसमें तुम्हारे कौन से किडनैपर हैं, अभी इनको यहीं उतार कर अलग कर दूंगा, बाकी यात्रियों को जाने दूंगा, क्योंकि यात्रियों को कोई भी डिस्टरबेंस या कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, लोग परेशान होते हैं, डरते हैं। उसने कहा साहब नीचे चलिए, मैं बता रहा हूँ ये लोग आए नहीं हैं। मैंने कहा तुमने तो ये कहा था कल फ़ोन पर अपने पिताजी को कि हमारे साथ ही आ रहे हैं। बोले साहब ये लोग आए थे, 4 लोग थे, ये एयरपोर्ट तक आए, लेकिन इन्होंने प्लेन बोर्ड नहीं किया। मैं रास्ते भर कई बार यूरिनल जाने के बहाने सब यात्रियों को मैंने देखा, कोई भी आदमी मेरे किडनैपर्स का इस फ्लाइट में नहीं है। ये बात मैंने स्टेशन ऑफिसर को बता दी, लेकिन फिर भी उसने जो प्रोग्राम बनाया था कि एक एक आदमियों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाए, एक एक आदमी की चेकिंग की। 10 से 15 मिनट डिले हुआ होगा, लेकिन सबको चेक करने के बाद उनको जाने दिया गया। मैं, अकील ज़हीर, रिजवान ज़हीर, उनके परिवार को लेकर सीधे थाना अमीनाबाद पहुंच गया। अमीनाबाद पहुंचते ही रिजवान ने पहले अपने बेटे का जूता उतरवाया, जूता और मोजा। हम लोगों ने पूछा ये क्या, ये आप जूता मोजा क्यों? बोले साहब मैं ये देख रहा हूँ, मुझे बताया गया है कि भूत या जिन्न के पैर नीचे जो पाँव का हिस्सा होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं दफना के आया हूँ और ये कैसे जिंदा वापस आ गया है। तो इसका तो बिल्कुल पैर ठीक है, अपनी जगह पर है, उल्टा नहीं है, इसलिए है तो ये अकील ज़हीर ही। फिर नहीं मन माना, फिर उसने उनके कपड़े उतरवाए। पीठ पर उसके तिल के होने की बात बताई थी, तिल भी बहुत साफ साफ पीठ पर दिखाई दे रहा था। तब उसको इत्मीनान हुआ कि ये मेरा बेटा ही है, अकील ज़हीर। हम लोगों ने पूछा कि तुम 1 साल थे कहाँ? तो उसने बताया कि 25 जुलाई 2000 को मैं आजमगढ़ से वसूली के 4 लाख रुपए और कुछ साड़ियों के सैंपल लेकर लखनऊ आया था। लखनऊ में अमीनाबाद थाना क्षेत्र में गुलमर्ग होटल में ठहरा था। उसी शाम मुझसे मिलने मेरे एक रिश्तेदार भी आए थे। उन रिश्तेदार से ही मुझे पता लगा कि एक और मेरे रिश्तेदार पीजीआई में बहुत सीरियस हैं और भर्ती हैं। खाना वाना खाने के बाद मैं वहाँ से एक टैक्सी लेकर पीजीआई गया अपने उस रिश्तेदार को देखने के लिए। मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, टाटा सूमो पर बैठे 4-5 बदमाशों ने मुझे अगवा कर लिया। हम लोगों ने फिर रिजवान से पूछा कि ये अगर अपहरण किया होगा तो तुम्हारे पास रैंसम कॉल भी आई होगी। रिजवान ने कहा सब आज तक कोई रैंसम कॉल नहीं आई। इसके गायब होने के तीसरे चौथे दिन एक रजिस्ट्री आई हमारे यहाँ, रजिस्टर डाक। उसको खोला गया तो उसमें अकील ज़हीर का ड्राइविंग लाइसेंस था, उसमें ढेर सारा खून लगा हुआ था और लिखने वाले ने ये लिखा था कि इन जनाब का, जिनका ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इनका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन लिखने वाले ने ये कहीं नहीं लिखा था कि किस जिले के अस्पताल में भर्ती हैं, कहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, कौन से अस्पताल में भर्ती हैं। चूंकि वो रजिस्ट्री लखनऊ से चली थी, इसलिए हम लोगों ने माना कि शायद उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो यहीं लखनऊ में कहीं भर्ती होगा। परिवार के बहुत ढेर सारे लोग आए। 2 दिन तक हम लोगों ने चारों तरफ जितने भी छोटे बड़े अस्पताल हैं सब पे देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर गुलमर्ग होटल जाकर देखा तो उसका सामान गुलमर्ग होटल में मौजूद मिला। चेकआउट नहीं किया था उसने। हम लोगों को पूरी आशंका हो गई कि इसकी किडनैपिंग हो गई है।
थाने पर जाकर हम लोगों ने किडनैपिंग की अमीनाबाद थाने पर एफआईआर करा दी थी लगभग 1 साल पहले। जैसे ही एफआईआर करा के हम लोग घर पहुंचे होंगे कि 2 या 3 दिन बाद ही थाना अमीनाबाद से फ़ोन आया कि साहब मानक नगर में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में एक अज्ञात शव मिला है। आपने जो हुलिया बताया था उससे हम लोगों को ये अकील की ही बॉडी लग रही है। हम लोगों को काटो तो खून नहीं, पूरा परिवार हम लोग भाग के मानक नगर के उस स्थान पर आए जहां पर उस लाश का होना बताया गया। पोस्टमार्टम हाउस में जब हम लोगों ने जाकर देखा तो लाश में बहुत ज़्यादा बदबू थी और लाश पहचानने काबिल नहीं रह गई थी, बुरी तरह से सड़ गल गई थी। लेकिन उसकी कद काठी, उसके शरीर की बनावट, उससे देखकर हम लोगों को यही लगा कि ये अकील ज़हीर की ही लाश है। लाश इतनी खराब हो चुकी थी, लाश इतनी सड़ गल गई थी कि उसको आजमगढ़ अपने पैतृक निवास ले जाना हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा और उसको वहीं पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अकील से पूछा गया कि ठीक है, तुम बताओ कि जब यहाँ से वो किडनैप करके ले गए तो वो कहाँ ले गए। अकील ने बताया कि पहले वो मुझे हरदोई ले गए, हरदोई के बाद एक बहुत दूर के स्थान पे आंख में पट्टी बांध कर ले गए। वो बिल्कुल अनजान जगह थी, मैं उसका नाम भी आज तक नहीं जान पाया, बोली भाषा भी वहाँ की अलग थी। वहाँ पर मुझसे कोड वर्ड के साथ कुछ ब्रीफ केस कहीं ले आने और ले जाने का काम दिया गया। मैं वही काम इतने दिन से करता रहा। अभी जिस दिन मैं वहाँ से निकला हूँ उस दिन जो हमारी पहरेदारी करने वाले लोग थे वो जब सो गए तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। भाग के मैंने एक बस पकड़ी। बस से मुझे ये पता लगा कि मैं बम्बई के नज़दीक हूँ तो बम्बई आ गया। बम्बई से मैंने अपने बात की अपने घर वालों से। तभी जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो भी वहीं पर आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पैसा मांगो, मैं तुमको लेके फ़्लाइट से चलूँगा। और उस दिन की फ़्लाइट उन्होंने तय कर दी। ये बात मैंने अपने पिताजी को बता दी थी। अकील की ये पूरी कहानी एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। कोई भी बात उसमें विश्वास योग्य नहीं थी। ऐसा संभव नहीं था जैसा वो बता रहा था। लेकिन फिर भी घर वाले चूंकि बहुत परेशान थे उसको अपने साथ ले गए। हम लोगों ने कहा बाद में बुलाकर इससे पूछताछ कर लें, पहले उस व्यक्ति का पता करें। उन लोगों ने बताया जहां दफनाया था उस कब्र पे पहुंचे, एसडीएम का आदेश लेकर एक्सह्यूम कराई गई बॉडी से डीएनए की सैंपल निकाल लिए गए, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा। कोई क्लेम करने नहीं आया कि वो बॉडी किसकी थी। बाद में जांच से ये पता लगा कि अकील ज़हीर सारी बातें झूठ बता रहा था। वो पूरे प्लान के साथ लखनऊ से मुंबई गया, मुंबई से फिर वो किसी दलाल के साथ दुबई गया। दुबई में जहां उसको काम, जहां व्यापार की बात कही गई थी कि बड़ा व्यापार है, व्यापारी का पार्टनर बनना है, वहां जब उसको पता लगा कि ये तो यहाँ छोटे मोटे काम के लिए लाया गया है, उसने वहां झगड़ा किया और पुलिस ने कुछ दिन डिटेन किया। उसके बाद जिसके यहाँ वो व्यापार के सिलसिले में गया था उन्होंने उसको बंधक बना लिया। चूंकि बात दुबई की थी तो आईबी को पूरी सूचना दे दी गई कि वो दुबई में कहाँ रुका था, किसके यहाँ रुका था, कितना सही बता रहा है, कितना गलत बता रहा है। वहाँ से ये दुबई से किसी और देश में तो नहीं चला गया। ये सब जांच पड़ताल के लिए आईबी को पूरी सूचना इकट्ठा करके एसएसपी साहब ने दे दी। आईबी ने उसकी जांच की। चूँकि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ये आवश्यक नहीं है कि फिर उसके बारे में वो सब चीज़ें हमको बताएं, ज़रूर कुछ न कुछ उसमें उनको मिला होगा। आईबी ने क्या किया इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ उनको ऐसी बात पता लगी होगी ताकि इसी वजह से वो हम लोगों से शेयर नहीं किया गया। आज की घटना, अकील तो अति महत्वाकांक्षा में दुबई गया और वहाँ फंस गया और उसका परिवार साल भर हलाकान रहा। झूठी कहानी बनाई, झूठी कहानी घर वालों को भी बताई, पुलिस को भी गुमराह किया। पर उस व्यक्ति का क्या कसूर है जिसको अकील ज़हीर समझकर दफना दिया गया? जिसके भी घर का होगा वो आज भी उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढ रहा होगा। मैंने पहले भी क्राइम के 2 इंसिडेंट ऐसे बताए थे जिसमें जिंदा व्यक्ति के स्थान पर
दो लोगों को, अलग अलग घटनाओं में दो लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया था। वो जिनका अंतिम संस्कार किया गया था वो कौन थे, ये आज तक पता नहीं चला। चूंकि उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं था, आधार जैसा फिंगरप्रिंट का बहुत बड़ा बैंक नहीं था, जहां फिंगरप्रिंट स्टोरेज का जो डाटा है, आधार से बड़ा हमें नहीं लगता कोई और डाटा होगा देश में। और अज्ञात लाशों का हिसाब किताब ये सब मैनुअल था। इसलिए उस समय गायब हुए पता नहीं कितने लोग, जिनके घर वाले आज भी उनको जिंदा या मुर्दा ढूंढ रहे होंगे, उनका आज तक पता नहीं लगा। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन हो गया, अज्ञात लाशों का डिजिटलाइज डिटेल इकट्ठा होने लगे, फिंगरप्रिंट उनके अब लेके उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रिजर्व किया गया। अब उनको जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट डाटा है उससे मैच कराया जाता है। लोग जब अप्रोच करते हैं अपने किसी गायब हुए व्यक्ति के बारे में, तो अब ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका गायब हुए व्यक्तियों के बारे में पता करने का। ये हमको इस इलेक्ट्रॉनिक दौर के हमें ये फ़ायदे हैं, और उस समय जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था उस समय का ये नुकसान था। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई शंका हो आप मुझे मेल ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।